जैसे ही इसने किचन की दहलीज पर कदम रखा, वो चौंक कर रुक गई। सामने चूल्हे के पास कोई अजीब सी चीज पड़ी थी। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाती आगे बढ़ी तो खौफ की एक लहर इसकी रगों में दौड़ गई। चूल्हे के पास एक बड़े साइज की चमगादड़ बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। वो उल्टे चरणों वापस किचन की दहलीज पर आई, एक हाथ छाती पर रखे इसे देखने लगी। काली स्याह वो बदसूरत चमगादड़ आखिर आ कहां से सकती। किचन के रोशनदान में जाली लगी। किचन से बाहर निकलकर इसने हर तरफ का जायजा लिया। तमाम खिड़कियां और रोशनदान जालियों पर थे। तो ये चमगादड़, नंदनी खाला, खाला, वो चिल्लाई। चेहरे पर खौफ और हैरत थी। खाला हाथ में झाड़ू पकड़े भागी भागी आई। वो वहां देखें। इसके इशारा करने पर खाला किचन की तरफ बढ़ी। करीब जाकर गौर से देखने लगी तो खाला पास न जाए, कहीं वो आपको नुकसान न पहुंचा दे। वो किचन की दहलीज पर खड़ी बोल रही थी, अरे कुछ नहीं होता मेम साहब। ये कहकर खाला आगे बढ़ी। हाथ बढ़ाकर उंगलियों से जैसे ही इसने चमगादड़ को छुआ तो अगले ही लम्हे चमगादड़ हरकत में आ गई और तेजी से फड़फड़ाती हुई दिव्या के कंधों को छूती हुई किचन से बाहर निकली। इसका दिल उछलकर हलक में आ गया और कंधे को छूते हुए जैसे इसकी जान निकल ही गई। किचन से निकलकर वो चमगादड़ कहाँ गायब हुई, इस बात की चिंता इस समय किसे थी। एक जोरदार चीख दिव्या के हलक से निकली और वो किचन में अपनी जगह पर खड़ी रह गई। इसने तुरंत रोहन को फोन किया, मगर वो अपने बॉस के साथ किसी मीटिंग में बिजी होने के कारण से तुरंत ना आ सका। कुछ होश आया तो इसने खाला के साथ मिलकर घर का कोना कोना छान डाला, मगर वो चमगादड़ तो ऐसे गायब हुई थी जैसे वहां आई ही ना हो। आखिर चमगादड़ गई तो गई कहाँ। थक हार कर वो सोफे पर बैठ गई। खाला पास ही नीचे कारपेट पर बैठ गई तो इसने इसे किचन से निकलते देखा। इसके बाद इसका पता नहीं। मेम साहब, आप लोगों के आने से पहले कुछ समय ये घर बंद रहा है और बंद घरों में ऐसी वैसी चीजें निकल ही आती हैं। आप चिंता न करें मेम साहब। खाला की इस बात पर इसने घूर कर खाला को देखा, क्योंकि पिछले 3 दिन से वो खाला के साथ मिलकर इस घर को साफ कर करके थक गई थी और अब यही कारण था कि अब शीशे की जैसा चमक रहा था घर और चमगादड़ सवालिया निशान के जैसे ही रही हो कि वो कहां से आ गई। ये सवाल हल न हो सका। इन्हें इस मकान में शिफ्ट हुए 3 दिन हुए थे। दिल्ली शहर के एक महल में इन्हें यह मकान सस्ते दामों मिल गया। अभी इन्हें इस मकान में आए एक दिन ही हुआ था। अगले दिन सुबह सवेरे बाहर दरवाजे की घंटी बजी और फिर दरवाजा जोर जोर से बजाया जाने। इनके अचानक इस घर में शिफ्ट होने के बाद ये पहली अजनबी दस्तक थी। दिव्या ने दरवाजा खोलने से पहले पूछा, क्योंकि रोहन इस समय नाश्ता लेने बाहर गया हुआ और दिव्या घर में अकेली थी। दरवाजा खोले मेम जी, मैं हूँ नंदनी। एक दयालु औरत की आवाज आई। इसने बंद दरवाजे को देखा। इस समय इसके जहन में ऐसी कोई नंदनी नाम की औरत ना आ सकी जिसे वो जानती हो। दरवाजा एक बार फिर से बजाया गया। इसने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो एक अधेड़ उम्र की एक औरत ने नरम मुस्कुराहट से इसका स्वागत किया और बोली, मेम जी मेरा नाम नंदनी है। वैसे मुझे सब खाला खाला ही कहते हैं। आप लोग यहाँ पर नए शिफ्ट हुए हैं। आपसे पहले जो मैम जी यहाँ पर रहती थी वो तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जानती थी। मैं इस घर में सफाई करती थी, बल्कि कपड़े बर्तन सब कुछ। महल्लेदारों से मुझे पता लगा है कि ये घर फिर से आबाद हो गया है और सोचा कि जाकर पूछ लूं कि आपको घर के काम काज के लिए किसी औरत की जरूरत है क्या। मैं विधवा हूं और यही काम करके अपने बच्चों का घर का पालन करती हूँ। पहले तो दिव्या चुपचाप सुनती रही, फिर बोली, खाला यहाँ मोहल्ले में आप किसके घर में काम करती है? ये जो गली के कोने पर हरे गेट वाला घर है वो ना शालिनी मैम का है और मैं वहीं काम करती हूँ। आप अपनी तसल्ली करवाने, मैं जानती हूँ आजकल का समय खराब है और अनजान बंदे पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं खाला। दिव्या शर्मिंदा सी हो गई। ठीक है खाला, आज आप दोपहर से ही काम पर आ जाएं। ये कहकर वो दरवाजा बंद करके अंदर आ गई। वो औरत उसे साधारण और जरूरतमंद सी लगी थी, मगर दिल ही दिल में इसने सोच रखा था कि वो शालिनी दीदी की तरफ जाकर कंफर्म जरूर करेंगे, क्योंकि आजकल के समय में किसी अजनबी पर भरोसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। दोपहर को खाला आ गई और दिव्या के साथ सारा काम करवाया। शाम तक वो इतना थक चुकी थी कि वो नंदनी खाला के बारे में पूछने शालिनी दीदी के पास ना जा सकी। सो इसने ये काम अगले दिन पर छोड़ दिया। अगले दिन रोहन ऑफिस जाने के बाद चंद घंटों बाद ही चमगादड़ वाली घटना घटनी, जिसके कारण दिव्या बहुत ज्यादा चिंतित थी। वैसे खाला एक बात बताएं, ये घर कब से बंद है? मैम जी काफी समय से बंद पड़ा था, कोई ग्राहक ही नहीं लगता था। इसका मोहल्ले वाले तो सभी जानते थे। क्योंकि खाला बोलते बोलते अचानक रुक गई। क्या मतलब? क्या जानते थे मोहल्ले वाले और आप अचानक बताते बताते रुक क्यों गई खाला? पता नहीं मैम जी, आप ऐसी बातों पर विश्वास करती भी हैं या नहीं,
मगर हकीकत यही है कि बस मेम जी यहाँ बहुत लोग आए और बहुत लोग गए। आपसे पहले जो राधिका जी यहाँ पर रहती थी ना, इनके साथ बहुत ही बुरा हुआ। भगवान झूठ न बुलवाए, कई अजीब और गरीब घटना तो मेरी आंखों के सामने घटी थी। ये बताते हुए खाला इसके पास खिसक कर आई और इनकी आवाज भी बहुत ज्यादा धीमी हो गई। वो ऐसे बोल रही थी कि मानो किसी और के सुन लेने का डर हो। दिव्या तो दहल के रह गई। क्या हुआ खाला? लोग बोलते हैं ये घर भूतिया है, यहाँ कोई भी ज्यादा समय नहीं टिकता। बड़े बड़े नुकसान उठाए हैं लोगों ने जो यहाँ रहकर गए हैं। मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है कि राधिका जी ने अपने 3 बच्चे खो दिए। हाय बेचारी राधिका, मुझे तो बड़ा दुख होता है इनकी हालत पर। आधी पागल सी हो गई थी राधिका। ये घर आपको बड़े सस्ते दामों मिला होगा ना? हाँ, मगर दिव्या ने घबराई हुई आवाज में इतना ही कहा था कि खाला दोबारा बोल पड़ी, मेम जी पहले तो घर की दीवारों पर खून के छींटे गिरे हुए होते थे। बड़े बड़े पंडितों को लाया गया, मगर किस्मत में जो लिखा था वो होकर ही रहता है। फिर एक रात अचानक राधिका जी के 3 बच्चे गायब हो गए। बड़ा बेटा 10 साल का था और बेटी 8 साल की और सबसे छोटा बेटा 5 साल का था। हाय मासूम बच्चे। आज भी सोचती हूँ तो मैं घबरा जाती हूँ। क्या मतलब, क्या इस रात 3 बच्चे गायब हो गए? दिव्या ने तो अपनी छाती पर हाथ रख लिया और खौफ से डर सहम गई। मेम जी सुबह उठकर दोनों पति पत्नी ने इन्हें पागलों की तरह ढूंढा, मगर पूरा घर खोजा, मगर कहीं भी बच्चे ना मिले। लेकिन घर के पिछवाड़े का नक्शा ही बदला हुआ था। आंगन में एक साथ कतार में 3 कब्रें बनी हुई थी। हाय नहीं! दिव्या के मुंह से अचानक चीख निकली। मैम जी आगे तो सुने। राधिका जी खौफ से वहीं बेहोश हो गई। इनके पति ने पागलों की तरह आगे बढ़कर कब्रें खोद डाली। अचानक इनके 3 बच्चे कब्रों में मुर्दा पड़े हुए थे। उफ, क्या कयामत थी जो इन पर टूट पड़ी। हर आंख आंसुओं से भरी हुई। भगवान ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। खाला ने कानों को हाथ लगाकर कहा तो दिव्या की खौफ से बुरी हालत थी। दिव्या ने जीवन में पहली बार बे औलाद होने पर धन्यवाद किया। बस मैम जी सुना है ऐसा कोई शक्तिशाली राक्षस यहाँ पर है कि यहाँ पर किसी को भी बसने नहीं देता। इस घर में जो भी रहा बर्बाद हुआ। भगवान आप लोगों की रक्षा करे। सुकड़ी सिमटी बैठी दिव्या सांस रोके आंखें फाड़े और से खाला की बात सुन रही थी। मेम जी जब बच्चों का पोस्टमार्टम करवाया गया तो ये बात सामने आई कि बच्चों की मौत दम घुटने से हुई है। ओ भगवान, तो क्या बच्चों को जिंदा कब्र में दफना दिया गया? जी हाँ, सब यही ख्याल करते हैं। और इनकी भयानक मौत से एक दिन पहले मैंने राधिका जी के कमरे में जो देखा, मेरी तो जान ही निकल गई। खाला क्या देखा आपने? एक सुबह मैं सफाई करने बेडरूम में गई तो क्या देखती हूँ कि ऐन बिस्तर के दरमियान में एक काला सरकटा कुत्ता पड़ा हुआ था और पूरे बेड पर खून फैला हुआ था। मैं उल्टे कदमों वापस भागी। राधिका जी इस वक्त किचन में थी। खाला भी बात कर ही रही थी कि बाहर वाले दरवाजे की घंटी बजाने का वो स्टाइल रोहन का था। रोहन आगे दिव्या के मुंह से निकला, मैं खोलती हूँ दरवाजा। नहीं खाला, मैं खुद खोलती हूँ, बल्कि हम दोनों इकट्ठे चलते हैं। मारे खौफ के दिव्या जल्दी से उठ खड़ी हुई, क्योंकि अब 2 मिनट भी अकेले रहना इसके लिए मुश्किल था। रोहन के आने पर दिव्या ने खाला को छुट्टी दे दी और खुद रोहन को लेकर कमरे में आ गई। रोहन, हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। ये जो घर हमने खरीदा है, अरे यार दिव्या क्या हो गया तुम्हें? एक चमगादड़ को लेकर तुम इतना ज्यादा सीरियस हो रहे हो। मैं भी भागम भाग ऑफिस से आया, ऑफिस के पता नहीं क्या हो गया। क्या जीवन में कभी चमगादड़ नहीं देखी तुमने? रोहन, ये बात नहीं है, सवाल ये है कि चमगादड़ आई कहाँ से? अरे चमगादड़ ही तो थी, कोई हाथी तो नहीं था ना जो किचन में दाखिल ना होता। तुम पढ़ी लिखी औरत हो, दिल में ऐसे भरम क्यों पाल रही हो खामा? रोहन ने इसे समझाने की कोशिश की तो दिव्या खाला की सारी बात रोहन को बता दी। अरे पागल खाला, तुम्हें तसल्ली देने के बजाय डराती रही है। अजीब जाहिल औरत है। वो गुस्से से बोला, मुझे समझ नहीं आ रही कि तुमने इन अनपढ़ औरत की बात पर यकीन कैसे कर। रोहन, मैं मानती हूँ कि वो अनपढ़ औरत है, लेकिन इसने मुझे बड़ी तसल्ली दी है। अगर वो ना होती तो शायद मैं बेहोश पड़ी हुई होती। खाला के यहाँ होने से मुझे बड़ा सुकून मिला। मेरा दिल कहता है कि खाला की बातें झूठी नहीं है। भला वो कोई मेरी दुश्मन है जो मुझे जानबूझकर डराएगी? रोहन, मेरी बात को समझो। यार दिव्या, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सूट नहीं करती। तुम तो बहुत ज़हीन औरत हो। अगर कोई अनपढ़ औरत ऐसी बातें करती तो मुझे जरा भी हैरत ना होती। मगर अफसोस है तुम पर, इस ब्रह्मांड में जिन्नात के होने से इनकार तो नहीं है ना आपका? और एक बात मुझे बताएं कि ये घर हमें इतना ज्यादा सस्ता क्यों मिला? क्या आप नहीं जानते कि इस इलाके में जमीन का क्या रेट है? और इस हिसाब से ये मकान हमें आधी कीमत से भी कम पैसों में मिला है। दिव्या, तुम इतना क्यों सोच रही हो? तुम्हें याद होगा डीलर ने हमें बताया था कि मालिक मकान जल्द अज जल्द विदेश शिफ्ट होना चाहता था और इसके पास बहुत ज्यादा कम समय था।
वो जल्दी अपनी संपत्ति सेल करना चाहता था और प्लीज अब ये सवाल मत उठाना कि वो इतनी जल्दी विदेश नहीं जाना चाहता था। रोहन की बातों पर दिव्या ने और ज्यादा बहस नहीं की क्योंकि वो जानती थी कि रोहन अपनी जिद का पक्का है और वो कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करेगा। मगर वो रात को दिव्या पर बहुत ज्यादा भारी गुजरी। सारी रात वो सो न सकी। कभी इसकी आंख के सामने सर कटा काला कुत्ता आ जाता तो कभी बच्चों की कब्रें। अगले दिन रोहन के ऑफिस जाने के बाद वो खाला का इंतजार करने। आज खाला कुछ लेट हो गई। आधा घंटा वेट करने के बाद जब वो ना आई तो इसने धूप लगवाने के लिए बिस्तर उठाए और छत पर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगी। छत का दरवाजा खोलकर जैसे ही इसने छत पर कदम रखा तो खौफ और दहशत से बेख्तियार इसकी चीख निकल गई। एक लम्हे के लिए वो पत्थर हो गई। पूरी छत इस वक्त छोटे बड़े चमगादड़ों से भरी पड़ी थी। बदसूरत, खौफनाक, बहुत सारे चमगादड़ छत पर उड़ते गिरते पड़ते बहुत ही बड़ा हैबतनाक मंजर पेश कर रहे थे। दिन के समय में इसे भी लगा कि ये रात के किसी डरावने समय का सपना है। एक झटके से वो उल्टे कदमों पर वापस भागी और बिस्तर तो सारे सीढ़ियों पर ही गिर गए। कुछ देर बाद खाला आ गई और दिव्या ने डरते डरते दरवाजा खोला तो खाला आप आ गई। अरे क्या हुआ मेम, आप ठीक हैं? खाला कुछ नहीं, ठीक है। दिव्या ने सारी बात बता दी। मेम जी मेरी बात मानो तो यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि तुम्हें और तुम्हारे पति को कोई नुकसान पहुंचे। दिव्या पहले ही खौफजदा थी। खाला की बात सुनकर और ज्यादा दयालु हुई। तो शाम को रोहन ऑफिस से आया तो दिव्या ने आज की घटना सुनाने के लिए बेचैन थी। रोहन ने खामोशी से सारी बात सुनी और मन ही मन में रोहन सोच रहा था कि दिव्या को भ्रम होने लगा तो इसके भ्रम का इलाज तसल्ली के अलावा और कुछ नहीं, इसलिए इसने बात बदलना ही ठीक समझा। तुम चिंता न करो दिव्या, भगवान सब ठीक करेगा, मुझे भूख लगी, तुरंत मेरे लिए खाना लिया। ये बोलकर वो नहाने चला गया। दिव्या मरे मरे चरणों से कमरे से बाहर निकल। 15 मिनट बाद वो नहाकर बाहर निकला तो हैरान रह गया कि बिस्तर की चादर जो 15 मिनट पहले साफ थी अब इस पर जगह जगह खून के छींटे पड़े हुए थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, खून के ताजा कतरों को गौर से देखा। यकायक इसे एहसास हुआ कि खून इसके घुटने से बह रहा है, बिल्कुल इसी जगह से जहां से इसने बिस्तर पर लगे खून को छुआ था। इसलिए इसने तौलिए से खून साफ किया मगर खून दोबारा बहना शुरू हो गया। कभी वो हैरत से अपने अंगूठे पर बहते खून को देखता तो कभी बिस्तर पर पड़े खून के छींटों को। भरम ना था। अगर यही बात इसे दिव्या बताती तो वो हरगिज विश्वास न करता और फिर भरम बोल देता। मगर इस गैर मामूली घटना ने इसके होश उड़ा दिए। रोहन खाना तैयार है, आ जाए, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। दिव्या ये बोलते हुए जब कमरे में दाखिल हुई तो अंदर का मंजर देखकर इसकी जबान बंद हो। वो रात दोनों ने जागते ही गुजार दी। अगले दिन जब दिव्या ने रोहन से कहा कि जब तक खाला ना आए आप काम पर मत जाए, चिंता न करो मैं तभी आ जाऊंगा जब खाला आ जाएगी। रोहन आप तुरंत कोई घर देखिए। पहले भी आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते थे मगर अब तो आपने सब आंखों से देख लिया है। तुम चिंता न करो दिव्या, मैं कुछ करता हूँ। इसी समय बाहर वाले दरवाजे पर घंटी बजी। लगता है खाला आ गई। दिव्या ये बोलते हुए दरवाजा खोलने चले गए। वहाँ पर राज था और राज रोहन का अच्छा दोस्त होने के साथ साथ एक अच्छा कुलीग भी था। ऑफिस का काम करने के बाद वो दोनों कैबिन में बैठे और रोहन ने वो सारी घटना उसे बता दी और वो चुपचाप ये सारी घटना सुनता। फिर बोला बात तो बहुत परेशानी वाली है। मैं एक पंडित को जानता हूँ, बाबा जी के नाम से मशहूर हैं। मुझे विश्वास है कि वो तुम्हारी चिंता हल कर देंगे। तो फिर कब चलें उनके पास? जब तुम बोलो। ठीक है आज ही चलते हैं। रोहन ने अपने अंगूठे की तरफ देखा तो जख्म भर चुका, लेकिन जख्म का निशान काफी बड़ा दाग बन गया था। दिव्या ने रोहन के घर आने तक ही खाला को रोक के रखा हुआ था क्योंकि अब अकेले रहना अब इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। तो रोहन ऑफिस से वापस आया तो इसके साथ एक बाबा जी थे। रोहन ने दिव्या को एक तरफ ले जाकर बाबा जी के बारे में बताया तो दिव्या ने सुकून का सांस लिया तो इसे आशना की एक किरण दिखाई। बाबा जी ने सारे घर की जांच की। बाबा जी घर के सभी लोगों, दिव्या, रोहन और खाला को भी घूर घूर कर अजीब नजरों से देखने लगे। घर में कितने लोग रहते हैं? इस दौरान मुसलसल कुछ पढ़ते भी जा रहे थे। खाला नंदिनी के मुंह से अचानक निकला 120। इस घर में 120 लोग हैं। दिव्या और रोहन ने फटी फटी आंखों से खाला को देखा। रोहन को खाला के मानसिक संतुलन पर शक हुआ। दिव्या को खाला से इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। बाबा जी भी खाला की थे और मुड़ गए। खाला बड़बड़ाकर बोली मुझे क्षमा कर दें, मैं मकान नंबर बता बैठी। बाबा जी घर के दरवाजे और दीवार को देखते हुए बोले पूरा घराना रहता है यहाँ पर, बहुत से अरे लोग हैं। क्या मतलब है बाबा जी? मैं समझे। वो बाबा जी को लेकर ड्राइंग रूम में आ गया था और दिव्या खाला नंदिनी को लेकर कमरे में चले गए। बेटा समझा दूं, इतनी जल्दी किस बात की है? लेकिन अभी भी मैं इतना ही कहूंगा कि ये घर जिन्नात का है और तादाद में भी बहुत ज्यादा है। तुम्हारा काम थोड़ा कठिन है मगर हो जाएगा, जरा देरी लगेगी मगर तुम निराश नहीं हो। तुम कल मेरे पास आना, मैं तुम्हें तावीज वगैरह दूंगा और डिटेल से भी सारा कुछ बताऊंगा और जितना ज्यादा हो सके मुसीबतों से बचे रहो। अच्छा अब मैं चलता हूँ। और हाँ मियाँ एक बात और,
घर के तमाम लोगों पर कड़ी नजर रखना। यह आखिरी बात रोहन की समझ में नहीं आई क्योंकि इनका मतलब क्या था। नहीं आई इस बात का आखिर मतलब क्या था, और घर में तो लोग ही 3 थे। यह बात रोहन को समझ से बाहर थी। अगला दिन बड़ा ही अजीब था और वो ऑफिस के बाद बाबा जी की तरफ गया, मगर वहां पहुंचकर इसको बहुत ज्यादा हैरत हुई जब इसे पता चला कि बाबा जी फोत हो चुके। इसने इसी समय राज को बताया तो राज भी बहुत ज्यादा हैरान हुआ। इस बात ने रोहन को हिला कर रख दिया। अच्छे भले बाबा जी जिन्हें कल इसने अपने घर से रात को रुखसत किया था, आज इस दुनिया में ही नहीं रहे। बहुत से राज वो अपने सीने में लेकर इस दुनिया से चले गए। उन्होंने आज तावीज देने के साथ साथ बहुत सी सारी बातें भी बतानी थी, मगर कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था, और इनकी घर के लोगों पर नजर रखने वाली बात ने भी रोहन को चिंतित करके रखा हुआ था। वो बहुत उदास सा घर वापस आ गया। क्या बात है, आज खाला जल्दी चली गई है क्या? हाँ, इनको कोई जरूरी काम था, मैंने बहुत रोका मगर वो चली गई। अच्छा, घर में सब ठीक है? हाँ, अभी तक तो सब कुछ ठीक है दिव्या। एक बुरी खबर है। क्या बुरी खबर है? वो बाबा जी की डेथ हो गई है। क्या? ये कैसे हो सकता है? दिव्या तो एक बार फिर से घबरा गई। रोहन, अब क्या होगा? तुम चिंता न करो, भगवान सब कुछ ठीक करेगा। अगले 2 दिन तक खाला नंदिनी ना आई तो दोनों हैरान थे। आखिर खाला बगैर बताए गई तो गई कहाँ? रोहन दिव्या को तसल्ली देते हुए ऑफिस जाता और छुट्टी होते ही भागम भाग वापस आ जाता। दिन का वो हिस्सा दिव्या बड़ी ही इज्जत से गुजारती। खौफ के साए मंडलाते रहते, ऊपर से रोज कोई न कोई गैर मामूली घटना भी लाजमी करती। कभी छत से किसी के भागने की आवाज आती तो कभी पीछे आंगन से औरतों के हंसने की आवाजें आती। दिव्या बहुत बहुत खौफ के साथ दिन गुजारती और हर रात इनके बेड पर खून के छींटे पड़ना तो आम सी बात हो गई। दोनों का जीवन बहुत ज्यादा कुठन हो गया। तीसरे दिन अब इसका हौसला जवाब दे गया, बर्दाश्त की हिम्मत खत्म हो गई। दिव्या को याद आया कि खाला गली के कोने पर रहने वाली शालिनी दीदी के घर भी काम करती थी। घर में होने वाली घटनाओं में फंसकर दिमाग ऐसा सुन्न हो गया था कि अब तक वो शालिनी दीदी के घर भी ना जा सके। रोहन के ऑफिस जाते ही वो शालिनी दीदी के घर गए। इन्हें अपने बारे में बताने के बाद दिव्या ने खाला नंदिनी के बारे में पूछा तो वो हैरत से बोली, मैं तो शुरू से ही अपने घर के काम खुद करती हूँ, मैंने आज तक कोई भी काम वाली नहीं लगाई। क्या आप किसी काम वाली खाला को नहीं जानती? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। इस मोहल्ले में जो औरतें घरों में काम करती हैं, इन्हें मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। नंदिनी नाम की तो कोई भी खाला नहीं है और मुझे इस मोहल्ले में रहते हुए 15 साल हो चुके। शालिनी दीदी की बात सुनकर दिव्या के चरणों तले जमीन निकल गई कि आखिर नंदिनी खाला ठीक हो, कहाँ से आई और कहाँ गई। दिव्या हैरत से और खौफ में डूबी घर वापस आई। इस समय इसकी हालत ऐसी की थी कि दिव्या बाहरी दरवाजा ही बंद करना भूल गई थी। अंदर दाखिल होते ही इसके चरण जैसे जमीन ने पकड़ ली। इसे लगा मानो कि वो पत्थर की हो गई। लाउंज के सोफे पर खाला नंदिनी बैठी। दिव्या हैरान थी कि पहले तो कभी भी खाला ने इतनी जरूरत नहीं की थी कि कभी सोफे पर बैठे। दूसरा सवाल यह उठता था कि खाला अंदर आई कैसे? खाला, आप अंदर कैसी हो? खाला ने एक अजीब से अंदाज में कहका लगाया। ये गैर इंसानी कहका था। दिव्या का दिल तो बंद होने ही लगा था। देखते ही देखते खाला का रूप बदलने लगा। इसकी आंखें फैलकर कानों तक चली गई और निचला जबड़ा खुलकर यूं लटक गया जैसे फालिज सदा हो। दिव्या खौफ के मारे बेहोश होने को थी। ये घर हमारा है। हमने तुम्हें बहुत दफा प्यार से समझाने की कोशिश की थी कि चली जाओ यहाँ अपने पति को लेकर, छोड़ दो ये मकान। तुम लोगों ने नहीं समझा और तुम चले थे हमें यहाँ से निकलवाने। हा हा हा। कहाँ गया वो तुम्हारा बाबा जी? इसको भी हमने ही मौत के घाट उतारा दिया। जो भी हमारे रास्ते में आता है जिंदा नहीं बचता। शक्ल के साथ साथ खाला की आवाज भी बदल गई थी। दिव्या आंखें फाड़े खौफ से खाला को देख रही। इसे सब किसी डरावने सपने के जैसा लग रहा था। अचानक घर के पिछले आंगन से शोर की आवाज सुनाई दी और फिर एकदम से बहुत सारी खौफनाक शक्लों वाली औरतें और अजीबोगरीब हैबतनाक बच्चे धड़ाधड़ लाउंज में दाखिल होने लगे और देखते ही देखते पूरा लाउंज इस गैर इंसानी प्राणियों से भर गया। पिछले सहन से मुसलसल अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी, जैसे अभी भी वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। वो वहाँ से भागना चाहती थी मगर टांगों में जैसे जान ही नहा रही थी। चेहरा जर्द लिए वो बामुश्किल दीवार का सहारा लेकर खुद को गिरने से बचा पाई थी। वो औरत जिसने खाला नंदिनी के नाम से इंसानी रूप धार रखा था, अचानक दिव्या के बेहद करीब आ गई। इससे पहले कि वो दिव्या को छूती वो चकरा कर गिर गई और बेहोश हो गई। दूसरी ओर रोहन को एक अजीब सी चिंता हो रही थी, जैसे कोई इसका नाम पुकार रहा है। बार बार काम से ध्यान हट जाता था। राज ने इसकी बढ़ती हुई चिंता नोट की तो वो बोल पड़ा, सब ठीक तो है ना यार? दिव्या घर में अकेली है, पता नहीं किस हाल में होगी। खाला भी नहीं आ रही यार, तुम्हारा जहन तो घर में ही अटका रहता है, घर फोन कर लो। राज के कहने पर रोहन ने घर कॉल की तो दिव्या फोन ही नहीं उठा रही थी। इसने बार बार कॉल की मगर कोई और जवाब न मिला।
तो अब इसकी चिंता और ज्यादा बढ़ गई। रोहन उठा और काम का राज को सौंपकर घर आ गया। घर के दरवाजे पर पहुंचकर वो बड़ा हैरान हुआ, बाहरी दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। दिव्या इतनी लापरवाह तो नहीं है कि दरवाजा खुला छोड़े। इसे अनहोनी का एहसास हुआ तो वो खुला गेट पार करके अंदर दाखिल हुआ तो अंदर से आने वाली अजीबो गरीब आवाजों ने इसे तेज तेज चलने पर मजबूर कर दिया। दरवाजा खोलकर लाउंज में दाखिल हुआ तो अंदर का मंजर देखकर इसकी तो सांस ही अटक गई। मगर दिव्या को इस गैर इंसानी मखलूक के हाथों में देखते ही इसने खुद को संभाला और इसे बाबा जी के बात याद आई। रोहन ने आंखें बंद कर ऊंची आवाज से श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया। काफी देर बाद जब इसे कमरे में सन्नाटे का एहसास हुआ तो इसने अचानक से आंखें खोल ली। दिव्या एक कोने में बेहोश पड़ी थी। वो तुरंत इसकी ओर लपका और इसे उठाकर बाहर गाड़ी तक लाया। गाड़ी में डालकर इसने गाड़ी तेज रफ्तारी से अस्पताल की ओर दौड़ा दी। डॉक्टरों की कोशिश के बाद दिव्या को बचा लिया गया। डॉक्टर्स का कहना था कि दिव्या को गला दबाकर मारने की कोशिश की गई है। अगर इसे अस्पताल लाने में जरा भी देर हो जाती तो इसे बचाना नामुमकिन था। ये बात भी सामने आ चुकी थी कि बाबा जी ने घर के लोगों पर नजर रखने को क्यों कहा। इस घटना को रोहन ने मीडिया से कैसे छुपाया, ये एक अलग ही कहानी। आज इस घटना को काफी समय बीत चुका है। दिव्या के ठीक होने के बाद गलती से भी कभी भी इन्होंने इस मकान में कदम नहीं रखा और दूसरा मकान किराए पर लेकर रहने लगे। मगर इतने साल गुजर जाने के बाद आज भी वो मकान दिल्ली के एक मोहल्ले में, वो डरावना मकान बड़े ही भयानक अंदाज से वीरान और खाली खड़ा है। शाम के बाद लोग इस मकान के आगे से गुजरने से भी खौफ खाते। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी बेहद पसंद आई होगी। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी ज़रूर ऑन कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। आप लोगों के प्यार का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।